हेलो गाइस, आई एम मोनिका सिंह। वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। तो चलिए आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है आपके कॉन्स्टिट्यूशंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस कवर किए गए हैं वो है हमारे आर्टिकल 1 से लेकर के 78 तक। ठीक है, उसी के क्वेश्चंस आपको मैं कराऊंगी। तो जैसे मैंने बताया था कि पेन कॉपी साथ में लेंगे और आप ये देखेंगे कि क्वेश्चंस के आंसर आपके कितने सही हुए हैं कितने नहीं। ठीक है, उसको आपको ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट कोई भी आपको कुछ नहीं करना है, सीधा क्वेश्चन देखना है, उसका ऑप्शन आपको देखना है। ठीक है, उसका राइट आंसर आपको लगाना है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करने चल रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेडिकेटेड किसको। ठीक है, तो हम ये सब चीजें पढ़ चुके हैं, बट अब आपको ये क्वेश्चंस देखने हैं। तो ये डेडिकेट किसको किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को है, पार्लियामेंट को है, होल सोसाइटी को है, या द पीपल ऑफ इंडिया को है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है आपका 4, यानी कि द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बात हम करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने प्रीएम्बल में भी पढ़ा था वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सुप्रीम। देखिएगा, दो क्वेश्चंस बनते हैं आपके कि सुप्रीम कौन सा क्या है हमारे यहाँ पे, और एक तरीके से आपका सोवरेन कौन सा है। तो सुप्रीम का क्वेश्चन बना है, तो सुप्रीम में आपको ध्यान रखना है कि क्या है। सुप्रीम हमारे यहाँ पर क्या होता है, देखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम क्यों होता है? कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम इसलिए होता है कि क्योंकि इससे बाहर कुछ भी नहीं है। यही सबसे ज्यादा एक तरीके से इंपॉर्टेंट है। जो ये इसके साथ गवर्न होगा वो चीज चलेगी, अदरवाइज कोई भी आपका अप्लाई नहीं होगा। एक क्वेश्चन बनता है सोवरेन का कि सोवरेन कौन है यहाँ पर, तो वी द पीपल हमारे सोवरेन है, एंड एक तरीके से सुप्रीम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। दो क्वेश्चन हो गए, इसके साथ साथ आंसर करते चलेंगे। ठीक है, अगर कहीं छूट जाए तो वीडियो पॉज करेंगे, देन उसके बाद आंसर करेंगे। उसके बाद आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे ये है आपका कि व्हाट वाज द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। ये मैं आपको पढ़ा चुकी थी। ठीक है, आपको इसको ध्यान रखना है, हम लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि क्या बेसिस था हमारा जिसने हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया है कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। ठीक है, आपको इसका आंसर बताना है, साथ साथ में आंसर करेंगे। देखिएगा, तो 3 का हम बात करेंगे यहाँ पर। आपको बहुत अच्छे से पता है कौन सा प्लान था, वो कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, आंसर 3 जो है इसका वो राइट है, कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे व्हाट वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड। ये मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है, जब मैंने पढ़ाया था बताया था, तो वो आपका कौन सा राइट आंसर हो गया, 9 दिसंबर। ठीक है, कौन सा, 9 दिसंबर। नेक्स्ट पढ़ेंगे इससे आगे का हम कि विच अमंगस्ट द फॉलोइंग डे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू इफेक्ट। क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इफेक्ट में कब आया था। ठीक है, आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर 2 क्या है, आंसर नंबर 2 26 जनवरी 1950। ठीक है, क्वेश्चन 5 का आंसर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2। ओके, नेक्स्ट देखेंगे आपका एक क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट कंट्री कौन सी थी जिसके पास अपना एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूएसए। क्या हो जाएगा, यूएसए का ऑप्शन हो जाएगा आपका 2। ठीक है, ये वाली बात हो गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका कि एक स्टेटमेंट दिया गया, स्टेटमेंट पे भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप स्टेटमेंट को थोड़ा ज्यादा ध्यान से रखेंगे। और ये क्या करेंगे, कोई भी बड़ा स्टेटमेंट है तो पूरा स्टेटमेंट आप लोगों को याद नहीं रहता है, तो आपको क्या करना है, उस स्टेटमेंट का एक यूनिक वर्ड जो किसी और ने ना कहा हो। ठीक है, उस यूनिक वर्ड को क्या करना है, उसके नाम से जिसने उसको कहा हो उससे रिलेट करना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो अब हम बात करेंगे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड्स करता है। ठीक है, इंग्लिश में लिखा है बट मैं ट्रांसलेट हिंदी में भी कर रही हूँ, तो आप दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं कवर। तो देखिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स करता है यूनिटरी स्टेट्स विद सब्सिडियरी फेडरल फीचर्स रादर देन फेडरल स्टेट विद सब्सिडियरी यूनिटरी फीचर्स। तो ये क्वेश्चन आपका बना है कि इसी ये स्टेटमेंट जो कहा था वो किसने कहा था, तो क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, केसी वियर। इसी ने इसी को क्वासी फेडरल भी बोला था। क्या बोला था, क्वासी फेडरल। इसको शॉर्ट में हम कौन सा बोल देते हैं, क्वासी फेडरल बोल देते हैं। ठीक है, मेन स्टेटमेंट ये है, लेकिन इन शॉर्ट अगर आपसे पूछा जाए तो वो क्वासी फेडरल है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो यहाँ तक हमने इसे क्वेश्चन सेविंग्स कर लिए हैं। अब 8 चलेगा आपका, क्या कहता है 8, साथ साथ आंसर जरूर करेंगे। ठीक है, देखिएगा सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हैड हेल्ड दैट स्टेट डू नॉट एंजॉय सॉवरेनिटी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज इट डज नॉट प्रोवाइड फॉर अ फेडरल कलेक्टर इन स्ट्रिक्ट सेंस।
तो ये वाला बात करता है क्वेश्चन नंबर 8 की ये स्टेटमेंट कौन से केस में कहा गया था, तो इस केस का आपको नाम बताना है। तो देखिएगा इसका आपका आंसर हो जाएगा राइट सही। कौन सा केस है ये आपका? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है 2, जिसका नाम है आपका स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बात करेंगे हम आपका जो प्रियम्बल है। मैंने जब प्रियम्बल पढ़ाई थी तो बताया था कि इसकी सीक्वेंस याद रखना, इसमें क्वेश्चन बनता है। तो यही था आपका कि जो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिक्लेयर करती है क्या? तो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करती है इंडिया को कैसा? सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। तो देखेंगे इसमें कहां पर है ये स्टेटमेंट आपका? सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, करेक्ट। बात करेंगे नेक्स्ट हमारा कि बात करेंगे कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था क्या कि प्रियम्बल भी पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो किसने किया था? तो इस केस का नाम आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर फटाफट करते चलेंगे। इसका बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो बेसिक स्ट्रक्चर केस के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम है इसका? केशवानंद भारती केस। ठीक है, केशवानंद भारती केस है यहाँ पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका हो चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे 11 से। 11 किस बारे में बात करता है? तो देखिएगा अभी मैंने बताया बट फिर ये क्वेश्चन यही आया है आपका कि किस केस में ये हैंड हुआ था कि प्रियम्बल जो है आपका क्या है? प्रियम्बल को बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया था कॉन्स्टिट्यूशन का। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कि जो आपकी प्रियम्बल है वो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये किस केस में कहा गया था? तो अभी हमने बात पढ़ी थी, आंसर 4 इज राइट, यानी कि केशवानंद भारती। ठीक है, 11 का कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे इन विच अमेंडमेंट द वर्ड सेकुलर। हमने बात की थी जब प्रियम्बल पढ़ा था कि एक बार अमेंडमेंट हुआ है प्रियम्बल में। ठीक है, कब हुआ है? 42nd अमेंडमेंट हुआ है, 1946 में हुआ है। उसी से ये तीनों वर्ड जोड़े गए थे। तो ये कौन सा अमेंडमेंट हो जाएगा आपका? आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? 12 का 3rd। ठीक है, 12 का 3rd हो जाएगा 42nd अमेंडमेंट। उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हो गया अमेंडमेंट कि किस अमेंडमेंट से जोड़े गए थे। दोनों तरह से क्वेश्चंस का आप ध्यान रखेंगे। अब बात आती है किस ईयर में जोड़े गए थे। ठीक है, ईयर कौन सा था वो, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा जो 2 वर्ड्स थे आपके 2 या 3 दोनों ही एक बात है। तो कब ऐड हुए थे? मैंने अभी बताया था 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो वो आपका 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। देखिएगा सेकुलर वर्ड यूज है प्रियम्बल में। द वर्ड सेकुलर यूज इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका मीन्स क्या है? ध्यान से सुनेंगे, इस पे क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है कि जो आपका सेकुलर वर्ड दिया गया उसका मतलब आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये बात आपको बतानी है। तो देखिएगा मैं बताती हूँ। इसका फर्स्ट आपका ऑप्शन है कि द स्टेट हैज नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन। ठीक है, और उसके बाद आपका आता है कि ऑल रिलीजन आर ट्रीटेड इक्वली। ठीक है, तो इसके जो है ना ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? बोथ A and B आर करेक्ट। 3rd इसका नहीं आएगा करेक्ट। ठीक है, इसका बोथ A and B आर क्या है यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच अमंग द फॉलोइंग एम्पावर्ड द एस्टेब्लिश्ड न्यू स्टेट। सिंपल सी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसको एम्पावर्ड करता है? क्या करने के लिए? नए स्टेट्स को बनाने के लिए। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे यहाँ पर। तो अगर हम बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, हम पढ़ते हैं पार्लियामेंट के पास पावर है। किसके पास पावर है यहाँ पर? पार्लियामेंट के पास पावर है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का कौन सा? 15 का पार्लियामेंट यानी कि 2। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वे ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। देखिएगा यहाँ पर ये है कि जो आपको सिटीजनशिप जो आपको एक्वायर करते हैं, ठीक है, वो टर्मिनेट हो सकती है। किस किस तरीके से हो सकती है तो उसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पे। बाय रिन्यूएशन, बाय एक्विजिशन एंड नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं द टूर जर्नी ऑफ अनदर स्टेट फ्रॉम फ्री मंथ बाय डेप्रिवेशन। देखिएगा इन सबसे होती है, लेकिन जो 3rd ऑप्शन है वो इसमें आपका सही नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इससे यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो ऑप्शन नंबर 3rd हो जाएगा। ठीक है, टूर करने से किसी उसमें कोई भी क्या नहीं होता, सिटीजनशिप नहीं खत्म होती अगर कोई जर्नी करता है किसी उसकी। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फंडामेंटल राइट्स आर कंटेन्ड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा पार्ट है? वो पार्ट 3rd। ठीक है, 17 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? पार्ट 3rd। ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट कि किस आर्टिकल में स्टेट की डेफिनेशन दी गई है।
ठीक है, और उसमें इंक्लूड्स गवर्नमेंट भी होता है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया भी होती है, और गवर्नमेंट प्लस लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट एंड लोकल अथॉरिटीज और अदर अथॉरिटीज भी इसमें आती है। तो ये किस आर्टिकल में बात की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 12, आर्टिकल कौन सा हो जाएगा 12, यानी ऑप्शन 2 इज राइट। नेक्स्ट बात करेंगे हम कि किस केस में फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि कुछ सर्टेन प्रिंसिपल टू डिसाइड एज टू व्हेन अ कॉर्पोरेशन कैन बी सेड टू बी एन इंस्ट्रूमेंटली ऑफ स्टेट। देखिएगा, मोस्ट स्टेट के बारे में आर्टिकल 12 अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो इसमें यही बात है कि जब आप किसी को डिसाइड करेंगे कि ये स्टेट है या नहीं है, उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स को डिटरमाइन किया गया था। तो वो कौन सा केस था ये आपको बताना है। तो ये आर.डी. सेट्टी का केस मोस्ट इंपोर्टेंट है। आर.डी. सेट्टी यानी कि रमन्ना दयाराम सेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आर.डी. सेट्टी का केस मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे आपका, देखिएगा क्वेश्चन 20 आता है आपका। क्वेश्चन 20 कहता है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनी लॉ मेड बाय द स्टेट विच टेक्स अवे और एवरेज द राइट कन्फर्ड बाय पार्ट थर्ड में क्या है हमारे फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, शैल बी, देखिएगा शैल बी क्या होता है, इसको आपको ध्यान से सुनना है। अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात दी गई है कि कोई लॉ अगर सरकार बनाती है, ठीक है, और वो हमारे फंडामेंटल राइट के इन कंट्रावेंशन में है, तो आपके पास क्या अधिकार है। तो इसमें सिंपल सी बात है, इसका ऑप्शन हो जाएगा 20 का, कौन सा 20 का हो जाएगा आपका कि वॉइडेबल नहीं आएगा, ध्यान रखना, वॉइडेबल नहीं होगा, वॉइड होगा कहां तक, टू द एक्सटेंट ऑफ द कंट्रावेंशन। सिंपल सी बात बोली गई है, देखो ध्यान रखना, वॉइडेबल वर्ड यूज नहीं करना है, वहां पे वॉइड करना है। तो उसमें ये बोला है 13(1) एंड 13(2) में पढ़ते हैं। 13(1) तो आपका प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में बात करता है, 13(2) जो है आपका पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में बात करता है, जो ये कहता है कि अगर कोई स्टेट ऐसा कानून बनाएगी जो हमारे फंडामेंटल राइट को टेक अवे करती हो, एवरेज करती हो, ठीक है, किसी भी तरीके से, तो क्या हो सकता है, उसको उस हद तक जहां तक वो इन कंट्रावेंशन है, तो उसको क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा, तो उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे आगे, ये हुआ क्लियर, 20 हो गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे 21। 21 में बात करेंगे हम, क्या कहता है देखिएगा, यहाँ पे बात की गई है क्लोज 4 की। क्लोज 4 किसका, आर्टिकल 13 का। ठीक है, आर्टिकल 13 के यहाँ बात की गई है। देखेंगे इसका कि आर्टिकल 13 का जो 4 क्लोज है जो इंसर्ट हुआ था कब, आपका इस अमेंडमेंट को भी आप ध्यान रखेंगे, 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 से। स्टेट्स दैट अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज लॉ विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13 एंड वुड बी अकॉर्डिंगली बी वॉइड इफ इट कंट्रावेंशन फंडामेंटल राइट। देखिएगा ये क्या बात करता है, दिस अमेंडमेंट वाज डिक्लेयर वॉइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। देखिएगा ये बहुत बड़ी टसल हुई थी आपका जुडिशियल लेजिस्लेचर के बीच में, ठीक है, अमेंडमेंट्स को लेकर के। तो यहाँ पे यही बात की गई थी, जो इसमें 13 में क्लोज 4 जोड़ा था, हमारा 24th अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, उसमें ये बात आई थी कि एक तरीके से इसमें पास किया गया था कि जो भी हम बात वो अमेंडमेंट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 में, ठीक है, वो लॉ माना जाएगा। एंड अगर वो क्या करता है, वॉइड डिक्लेयर करता है, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, दिस अमेंडमेंट वाज डिक्लेयर्ड वॉइड, इस अमेंडमेंट को वॉइड डिक्लेयर किया गया था। तो वो किस केस में कहा गया था वो आपको बताना है, ध्यान से देखेंगे। देखिएगा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, गोलकनाथ हो गया, एडवर्ड्स मिल हो गया, मिनर्वा मिल्स हो गया और गुलाम सरवर का केस हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा मिनर्वा मिल्स। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, मिनर्वा मिल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आपका मिनर्वा मिल्स हो गया यहाँ पे। इसके बाद आगे क्वेश्चन बनता है आपका द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया पार्ट बाई। देखिएगा जो पावर है ना जुडिशियल रिव्यू की, तो वो किसके द्वारा, किसके पास है, तो सिंपल सी बात है, जुडिशियल रिव्यू हमारे दोनों कोर्ट के पास है। ठीक है, चाहे वो आपका सुप्रीम कोर्ट हो या आपका हाई कोर्ट हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का क्या आंसर हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट। ये बात ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है आपका कि किसके पास पावर है जुडिशियल रिव्यू की, तो बोथ सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट। उसके बाद बात करते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के बारे में बात करते हैं। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ठीक है, अंडर आर्टिकल 14 अवेलेबल टू होम, किसको दिया गया है इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसको दिया गया, सिटीजन्स को दिया गया है, नॉन सिटीजन्स को दिया गया है या किसको दिया गया, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं
तो ये सिटीजन एंड नॉन सिटीजन बोथ ए एंड बी, इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। थर्ड आंसर इज राइट, क्योंकि ये सभी को अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो इंडिया के सिटीजन है उन्हीं के लिए इक्वलिटी है, नहीं, अगर कोई बाहर का नागरिक भी है तो उन्हीं के लिए भी यहाँ पर क्या दी गई है, इक्वलिटी दी गई है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये। क्वेश्चन बनता है आपका कि जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है ना, ठीक है, इस वाली बात को हमने कहाँ से लिया है, तो आप आंसर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये आपका। देखिएगा, तो हम बात करते हैं यहाँ पर 24 का कौन सा है, अमेरिका, यूएसए से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट डिसीजन वाज स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, कि एक तरीके से किसमें बताया गया था, डिसीजन आया था आपका स्पेशल एंड बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जो इंट्रोड्यूस बाय एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं, जो इंट्रोड्यूस किया गया था उसमें हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका चंपाकम दोराईराजन का केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेक्शन स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोराईराजन, क्या है इसका नाम, चंपाकम दोराईराजन, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद चलेंगे आपका 25 हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं 26 का। आर्टिकल 15 बात करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन, किस बेस पर, ठीक है, इंडिया मतलब किस बेस पे करता है, तो याद रखेंगे कौन कौन से हैं यहाँ पर, देखेंगे आपका, तो इसमें सारे ग्राउंड्स आ जाएंगे, चाहे वो रिलीजन हो, रेस हो, कास्ट हो, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, ठीक है। 15 में ये 4 क्लोज आपका 4 ऑप्शन सही है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, देखिएगा कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था ट्रांसजेंडर्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ सोशली एंड बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, कि किस क्लास मतलब कौन से केस में हैंड हुआ था कि जो आपके ट्रांसजेंडर हैं वो भी क्या होंगे, आपका किस में आएंगे, ये आपका आएंगे कि ये आपका क्या होगा, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में आएंगे। तो ये नालसा का केस है, आपको याद होगा, बहुत इंपॉर्टेंट केस रहा है ये आपका, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आपका कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर आर्टिकल 15(5) एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल। बात आती है कि किस केस में आर्टिकल 15(5) को क्या किया गया था, डिक्लेयर किया था एज क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये आपका केस है ठाकुर वाला, अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। 15(5) को क्या कर दिया था, 15 के 5 क्लोज को कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। सेक्शन क्वेश्चन 28 आपके यहाँ पर हो गए। नेक्स्ट बात करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, एक कैरी फॉरवर्ड रूल आया था, ठीक है। कौन सा रूल आया था आपका, कैरी फॉरवर्ड रूल के बारे में बताया गया था। उसमें क्या हुआ था, कैरी फॉरवर्ड रूल्स एज हेल्ड टू बी अल्ट्रा वायरस इन द केस ऑफ, तो किस केस में इसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया था, आप इसका आंसर करेंगे। देखिएगा, तो ये देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, इसमें क्या हुआ था, कैरी फॉरवर्ड रूल को क्या डिक्लेयर कर दिया था, अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक लिस्ट आती है मैचिंग की, ठीक है, लिस्ट आती है, उसको देखेंगे हम यहाँ पे। देखिएगा, एक बात पढ़ेंगे हम यहाँ पे, देखिएगा। पहला रिजर्वेशन ऑफ अनएडेड प्राइवेट कॉलेज के बारे में 20% रिजर्वेशन की है, और आपका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ जो आपका 9th शेड्यूल में है, ठीक है। 9th शेड्यूल का केस के नाम से जाना जाता है, कौन सा केस, IR कोले का, आपको पता होगा। यहाँ पर ओबीसी के लिए रिजर्वेशन किस में आया था, तो ये आपको बहुत अच्छे से पता है, इंदिरा साहनी के केस में आया था। देन अगर हम बात करते हैं अनएडेड प्राइवेट कॉलेज की, तो इसमें आपका कौन सा है, PA इनामदार का केस इसमें आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, ये हमने यहाँ पे मैच कर लिया। इसके बाद अगर हम इसका आंसर देखना चाहेंगे, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 30 का, देखिएगा 30 का 1 ही आ जाएगा, 342, ठीक है। यहाँ पे हमने पढ़ा था इसको लेकर के, ठीक है। रिजर्वेशन कहाँ पे बताया था मैंने, PA इनामदार के केस में, और उसके बाद हमने 27% जो रिजर्वेशन है इंदिरा साहनी के में पढ़ा, और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेकर के IR कोले के बारे में पढ़ा है, ठीक है। आगे देखेंगे, अनटचेबिलिटी जो है, अनटचेबिलिटी का कोई आर्टिकल आपको बहुत अच्छे से याद होगा। तो अनटचेबिलिटी हमारी दी गई है आर्टिकल, कहाँ पर दी गई है अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 में। किसमें अनटचेबिलिटी एबोलिश की गई है, उसकी प्रैक्टिस एबोलिश की गई है, 17 में की गई है। नेक्स्ट देखेंगे आगे,
31 के बाद आपका क्वेश्चन है 32। ठीक है, 32 के बारे में बात करते हैं। देखिएगा 32 क्या बात कर रहा है यहाँ पे कि फंडामेंटल फ्रीडम्स गिवन अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अवेलेबल ओनली टू। जो फंडामेंटल फ्रीडम है हमारा 19 में, ठीक है, वो किसको प्रोवाइड की गई है, उसके बाद उसका आंसर करेंगे यहाँ पे हम। देखिएगा 32 का आंसर सिटीजन्स को है या सिटीजन ऑफ इंडियन फॉरेनर दोनों को है या बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर करें आप बिल्कुल, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया ही है। ठीक है, यहाँ पर दोनों को अवेलेबल नहीं है, फ्रीडम सिर्फ भारत के नागरिकों को ही है, ऐसा नहीं कि कोई बाहर का भी आएगा उन लोगों को ये फ्रीडम्स मिलेगी, नो। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे। देखिएगा नेक्स्ट आर्टिकल क्वेश्चन है आपका कि आर्टिकल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड राइट टू फ्रीडम। सिंपल बात है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहाँ पे दी गई है, फ्रीडम का राइट आपका 19 में है। ठीक है, आर्टिकल 19 ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल फ्लैग को लेकर के केस। ठीक है, किसका, नेशनल फ्लैग का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे। देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड द राइट टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग, ठीक है, विद रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी। आप नेशनल फ्लैग को फ्लाई करेंगे बट विद रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी। ठीक है, ये एक फंडामेंटल राइट है किसका, एवरी सिटीजन का, जो दिया गया है हमारा, जहां पर हमारे पास राइट है स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, हम स्पीच और एक्सप्रेस कर सकते हैं चीजों को। तो ये कहाँ पे दिया गया है, अगर हम बात करते हैं 34 का आंसर कौन सा हो जाएगा, नवीन जिंदल का केस है। किसका, नवीन जिंदल का। ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदल का केस है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। इसमें क्वेश्चन आता है जो आपका आर्टिकल 19 में हमने बात किया, फ्रीडम दी हुई है। ठीक है, फ्रीडम तो दी हुई है, लेकिन उसमें बात करेंगे कि इनमें कौन सी फ्रीडम नहीं दी गई है। ठीक है, नोट, क्वेश्चन में नोट वर्ड है तो थोड़ा इसको इंडिकेट करेंगे। नोट क्या नहीं है, फंडामेंटल राइट जो गारंटीड किया गया है 19 में। देखिए स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यस है। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ यूनियन, यस है। ठीक है, रिजाइड एंड सेटल होने की कहीं भी इंडिया के किसी भी पार्ट में, क्या हमारे पास वो फ्रीडम है, तो यस है। तो जब तीनों है, बचा कौन सा, लास्ट वाला, सेल्फ डिटर्मिनेशन हमारा 19 में नहीं आता है। ओके, इस तरीके से आप एलिमिनेट करके आंसर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कि विच वन ऑफ द अंडर मेंशन्ड राइट इज ग्रांटेड। देखिएगा गारंटेड 19 में फ्रीडम्स जो दी गई है उसके बारे में बात करेंगे कि कौन सी यहाँ पर है। तो देखिएगा राइट टू वोट इसमें नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन 1 में आपका दिया है राइट टू वोट, वो नहीं आता है। ठीक है, राइट टू सिटीजनशिप नॉट, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन नो। ये कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा, 4 नंबर का, जिसमें लिखा हुआ है राइट टू असेंबल। ठीक है, असेंबल होने का राइट है हमारे पास, पीसफुली असेंबल होंगे बट पीसफुली कैसे, बिना किसी हथियार के, विदाउट एनी आर्म्स। ठीक है, विदाउट आर्म्स। उसके बाद हम बात करेंगे किस आर्टिकल में जो है इंडिया गारंटीड करता है सिटीजन्स को राइट टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी। देखिएगा जब 19 है, आर्टिकल अपने आप में इंपॉर्टेंट है फॉर पीटी एंड मेंस बोथ, बट इसकी क्लोजेस एंड इसकी रेस्ट्रिक्शंस आल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान देंगे। तो इसमें बात की गई है, एक क्लोज दिया गया है जिसमें दिया हुआ है कि सेटल हो सकते हैं। ठीक है, सेटल हो सकते हैं कहाँ पर, इंडिया की पार्ट की किसी भी मतलब इंडिया के पार्ट में कहीं पर भी टेरिटरी में हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है मुझे जल्दी से। देखिएगा इसको आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ, सेटल में भी ई आता है और इसमें भी ई आता है, तो 19(1) के ई में है। ठीक है, 19(1) के ई में आता है सेटल का। ठीक है, सेटल हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, लिस्ट को मैच करते हैं जो भी हमने आपको बताई थी। देखिएगा 19 के जो आपके क्लोज है ना वो भी आपको याद रखने हैं। एंड एक और क्वेश्चन बनता है कि जो 19 का क्लोजेस है, 19 के जो क्लोजेस हैं उनका आपका रिस्ट्रिक्शंस कौन कौन से क्लोजेस में दी गई हैं उसको बात करेंगे। देखिएगा इसमें है आपका, एक सेकेंड, यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे राइट्स दी गई है। ठीक है, और यहाँ पर इसकी रेस्ट्रिक्शंस दी गई है। राइट और रेस्ट्रिक्शंस को देखेंगे तो पहला है आपका फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन, एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। तो इनकी रिस्ट्रिक्शंस कहाँ कहाँ पे है इसके बारे में हम देखेंगे। देखिएगा प्रोफेशन, ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन की कहाँ पर है आपका 4 में है। ठीक है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन की आपका 2 में है, याद रखेंगे। ठीक है, असेंबली की कहाँ पर है आपका 3 में है, और एसोसिएशन की कहाँ पर है, ये ना 18 नहीं होगा, ये 19 होगा। ठीक है, 19 की ही 4 में है। तो इस तरीके से हमारा कौन सा आंसर बन जाएगा यहाँ पे, अगर ए को देखेंगे तो मैच करेंगे हम 3 से। ठीक है, 3 हुआ आपका। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरे बी को हमने ऐड किया था किससे, ट्रेड और ऑक्यूपेशन का 4 से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा राइट, कौन सा 1। ठीक है, 38 का कौन सा हो जाएगा
1, ठीक है, 3 4 1 2 जो हमने अभी मैच किया है, 3 4 1 2 इस तरीके से फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन 19 के 4 में है। यहाँ तक बातें क्लियर हुई, आप इसको मैच कर सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी मैंने बताया आपको। एक आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन राइट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अब यहाँ पर कौन सा हमारा एज अ फंडामेंटल राइट नहीं है। तो देखिएगा, राइट टू इक्वलिटी यस 14 में पढ़ता है, फ्रीडम 19 में पढ़ते ही हैं, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में पढ़ते ही हैं, तो कौन सा नहीं पढ़ते, राइट टू प्रॉपर्टी जो अब नहीं है, ठीक है, वो अमेंडमेंट हो चुका है इसका, 44th अमेंडमेंट से अब इसको हटा दिया गया है। यहाँ पे बात हो गई हमारी। नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर आर्टिकल 20। देखिएगा 20 में तो 3 क्लोज है, इसमें कौन सा नहीं आता उसके बारे में हम बात करेंगे। तो 3 है आपका, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ आता है, डबल जीओ पार्टी आता है, सेल्फ इनक्रिमिनेशन आता है। ये 20 के 1 में आता है, ये 20 के 2 में आता है, डबल जीओ पार्टी मोस्ट इंपोर्टेंट है, सेल्फ इनक्रिमिनेशन 3 में आता है, बचा कौन सा, रिटेंशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नोट पूछा गया है इसलिए मैं इंडिकेट कर रही हूँ, नोट पूछा है, ठीक है। तो प्रिवेंटिव रिटेंशन आपका 20 में नहीं आता है। उसके बाद बात करेंगे अभी डबल जीओ पार्टी में बता चुकी हूँ, कौन से में बताया मैंने, 20 के 2 क्लोज में बताया, 20 के सब क्लोज 2 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा 41 का 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट डबल जीओ पार्टी मीन्स। देखिएगा आप डबल जीओ पार्टी आप पढ़ रहे हैं बट आपको इसका मतलब भी तो पता हो कि क्या मतलब होता है। तो डबल जीओ पार्टी जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि एक चीज के लिए आपको 2 बार ट्वाइस वैक्स नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, इसका आंसर हम बात करेंगे। देखिएगा इसमें एक आंसर दिया गया है आपका, फोर्टी टू का हम बात करेंगे। देखिएगा क्या है यहाँ पर कि पुटिंग द सेम पर्सन ऑन ट्रायल ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। 42 का आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर 3 इज राइट, कि एक सेम पर्सन को आप एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार ट्रायल में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 20 के सब क्लोज 2 में क्या अभी बता चुकी हूँ, बताने की जरूरत नहीं है, डबल जीओ पार्टी है, इसको हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर सेल्फ इंक्रिमिनेशन किस में आता है, तो अभी बताया 20 के कौन से क्लोज में आता है, 20 के 3rd क्लोज में आता है। इसका आंसर आपका 3 से ही हो जाएगा, ठीक है। 20 के 3rd में सेल्फ इंक्रिमिनेशन आता है। इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट इंडिया हेल्ड दैट द पॉलीग्राफी टेस्ट कंडक्टेड अंडर द कंपल्सन इज वॉयलेटिव। अगर हम बात करते हैं कि पॉलीग्राफ टेस्ट जो कंडक्ट किया जा रहा है वो कंपल्सन में किया जा रहा है, अगर कंपल्सरी बना के उसको, ठीक है, तो वो वॉयलेट करता है हमारा आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 20 का सब क्लोज 3। कौन सा, आर्टिकल 20 का सब क्लोज 3, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये कर्नाटका का, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, ठीक है। कौन सा आपका, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2000 का केस, 2010 का केस है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे राइट टू प्राइवेसी कौन से उसमें आता है, तो राइट टू प्राइवेसी हमारा आर्टिकल, जल्दी जल्दी आंसर आप भी करते रहेंगे साथ साथ में, तो किस में आता है, देखिएगा ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी आता है। किस में आता है राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 21 में ही, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे आधार कार्ड का केस था, यहाँ पर क्या था कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस मेजॉरिटी जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट आधार नॉट ओनली गिव देम अ यूनिक आइडेंटिटी बट आल्सो अ लाइफ डिग्निटी। लाइफ डिग्निटी वाला केस है ये आपका आधार कार्ड का, तो आपको ये याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे इसका 47 का बहुत इंपॉर्टेंट केस है पुट्टास्वामी का, पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, जेके जस्टिस केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे क्या किया गया है कि जो पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग किया जाता है ना, तो उसको बैन किया गया, प्रोहिबिट किया गया। मुरलीस देवरा का केस है ये, 2 क्लोज में बताया, 2 ऑप्शन में बता रखा है मुरलीस देवरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मुरलीस देवरा में बताया है कि पब्लिक प्लेस पर अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो वो बैन होगी, ठीक है, ये बात हो गई यहाँ पर। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल 21A जो राइट के बारे में बात करता है, कि कौन से राइट के बारे में बात करता है, राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करता है, ठीक है। टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स के बारे में बात किया, तो वो कब इंसर्ट हुआ था, तो देखेंगे इसका ऑप्शन 1 कहता है कौन क्या, देखिएगा आर्टिकल ये आपका 43rd अमेंडमेंट, 86th अमेंडमेंट एंड 70 एंड 74। तो इसमें आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिएगा 86th अमेंडमेंट, कौन सा
86 अमेंडमेंट जो आपका 2002 में आया था, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो चिल्ड्रन को दी जाएगी 6 to 14 ईयर्स में, वो प्रोवाइड करता है कौन सा आर्टिकल, तो आपको पता ही है ये आपका आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, 21 का ए, ऑप्शन 1 इज राइट। ठीक है, आर्टिकल 21 का ए हो गया यहाँ पर। उसके बारे में बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, तो ये 50 तक आपके क्वेश्चन हुए हैं, उसके बाद हम बात करेंगे 51 के बाद नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया यहाँ तक, इसको आप कर लेंगे कंप्लीट। ठीक है, ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड जो भी आपका स्कोर आएगा आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर इंडिकेट करें। ठीक है, थैंक यू।